Now one complete revision on India's 40. Complete revision on India's 40. India's 40. Investment property means investment in land, investment in building, and both investment in land and building. But what? With an intention, हमारा intention होना चाहिए. With an intention to earn rent. हमारा intention होना चाहिए earning rentals or for capital appreciation. So investment in land, investment in building, or both investment in land and building with an intention to earn rentals or for capital appreciation. तो फिर वो इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड बिल्डिंग को बोला जाएगा. वो इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड बिल्डिंग को हम लोग बोलेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. ये इन्वेस्टमेंट तुम्हारे रेसिडेंशियल प्रीमाइजर्स में भी हो सकता है, ये इन्वेस्टमेंट कमर्शियल प्रीमाइजर्स में भी हो सकता है, जिसको तुम रेंट पे इंडिविजुअल को भी दे सकते हो, जिसको तुम रेंट पे कोई कंपनी को भी दे सकते हो. बट इंटेंशन रेंट कमाना होना चाहिए. अगर तुमने कोई जमीन खरीदी है, उसको प्लॉट्स में कट करके अगर बेचना चाहते हो, और तुम यू आर नॉट अ बिल्डर, यू आर अ फार्मा कंपनी, तुम जमीन खरीद के बेच रहे हो, इसका मतलब है यू हैव मेड एन इन्वेस्टमेंट. इट इज नॉट द गुड्स और सर्विसेज इन विच यू डील इनटू. अगर तुम ये प्लॉट्स बेचोगे, कब बेचोगे? कैपिटल एप्रिसिएशन आने पे, तो तुम्हारे माइंड पे कहीं ना कहीं एप्रिसिएशन चल रहा है, तो ये तुम्हारे लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है. तुम डीलर हो कार्स में, लेकिन तुमने एक प्लॉट खरीदा, एप्रिसिएशन आने पे बेचोगे, तो फिर वो केस में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मानी जाएगी, क्योंकि माइंड में एप्रिसिएशन चल रहा है. सो रेंट या एप्रिसिएशन अगर कमाने का इंटेंशन है एंड यू आर नॉट डीलर इन दैट कमोडिटी, देन इन दैट केस वो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है. तुमने फ्लैट परचेज किया है, इंटेंशन है एप्रिसिएशन आने पे बेचोगे, लेकिन जब तक एप्रिसिएशन नहीं आ रहा, रेंट कमा रहे हो, तो यहाँ तो दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो ये फ्लैट तुम्हारा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है. याद रखना, इन्वेस्टमेंट्स कैन बी मेड इन रेसिडेंशियल प्रीमाइजर्स, investments can be made in commercial premises, it can be given on rentals to individuals, it can be given on rentals for to any company also, but intention rent और appreciation कमाना है. लेकिन अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खुद के बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, तो इंडिया 16 अप्लाई हो जाएगा. और अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सपोज लैंड एंड बिल्डिंग तुम परचेज कर रहे हो और बेचने के लिए, और तुम बिल्डर हो, तो यू आर डीलर इन दैट आइटम, सो वो केस में अनसोल्ड लैंड एंड बिल्डिंग वोंट बी टेकन एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इट विल बी ट्रीटेड एज इन्वेंट्री, बिकॉज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस तुम खरीदते हो और बेचते हो, सो वो तुम्हारी इन्वेंट्री हो जाएगी. इंडिया 2 अप्लाई हो गया. अगर तुम कॉन्ट्रैक्टर हो और कॉन्ट्रैक्टी के बिहाफ में अगर उनकी बिल्डिंग डेवलप करके दे रहे हो, तो वो केस में कॉन्ट्रैक्टी के बिहाफ में अगर बिल्डिंग डेवलप करके दे रहे हो, बना के दे रहे हो, तो तुमको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिलेगा, तुम तो खाली रेवेन्यू कमाने वाले हो, तो वहाँ पे इंडिया 115 अप्लाई होगा. लेकिन अगर तुम्हारी फैक्ट्री बिल्डिंग है जिसको तुमने खाली कर दी, पूरा बिजनेस नए फैक्ट्री में शिफ्ट कर दिया, और अब ये जो फैक्ट्री है ये हम लोग ने बेचने के लिए रख दी है इमीडिएटली सेम कंडीशन में, आज कोई अच्छा कस्टमर आ जाए आज बेच देंगे, कोई काम कराने का मन नहीं है इसमें, सो वहाँ पे इंडिया 105 नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल वाला स्टैंडर्ड अप्लाई हो जाएगा. फिर उसके बाद में अगर कोई 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वेकेंट पड़ी है और अभी एट प्रेजेंट रेंट पे नहीं है, तो भी वो क्लासिफिकेशन चेंज नहीं होगा, इंडिया 40 अप्लाई होगा, बिकॉज इंटेंशन टू अर्न रेंट है, एक्चुअल रेंट की जरूरत नहीं, इंटेंशन टू अर्न रेंट इज सफिशिएंट. इफ एनी लैंड इज हेल्ड फॉर अनडिटरमाइंड यूज, अगर तुमने कोई जमीन खरीद रखी है जिसका यूज डिटरमाइंड नहीं है, तो कहीं ना कहीं माइंड में कैपिटल एप्रिसिएशन है, वो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. अगर कोई लैंड एंड बिल्डिंग हम हमारे स्टाफ को दे रहे हैं उनके एकोमोडेशन के लिए, और जिनसे रेंट के जगह पे हम लोग मार्केट रेट से कम पैसा ले रहे हैं, तो याद रखना दिस इज फॉर स्मूथ कंडक्ट ऑफ बिजनेस. ये हम कोई रेंट कमाने का इंटेंशन नहीं है, ये हमारे बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए हम लोग स्टाफ को एकोमोडेशन दे रहे हैं. सो यहाँ पे इंडिया 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अप्लाई होगी. अगर मैं मशीन ऑपरेटिंग या फाइनेंस लीज पे देता हूँ, व्हीकल ऑपरेटिंग या फाइनेंस लीज पे देता हूँ, तो वो इंडिया 116 का पार्ट है. लेकिन अगर लैंड एंड बिल्डिंग ऑपरेटिंग या फाइनेंस लीज पे देता हूँ, तो इंडिया 40 का कनेक्शन आ जाता है इंडिया 116 लीज वाले स्टैंडर्ड से. अगर ऑपरेटिंग लीज पे मैंने लैंड एंड बिल्डिंग दी है, तो ओनर लेसर है, क्योंकि ऑपरेटिंग लीज में लेसर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करता है, तो लेसर के बुक्स में जाके इंडिया 40 अप्लाई करोगे.
फॉर मेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। लेकिन अगर फाइनेंस लीज पे दे रखा है तो लेसर ने अपनी प्रॉपर्टी को ओनरशिप राइट्स लेसी को ट्रांसफर कर दिया है, तो लेसी एज्यूम्ड ओनर है। लेसी के बुक्स में जाके देखो, अगर लेसी ये प्रॉपर्टी को खुद के बिजनेस के लिए यूज कर रहा है तो इंडिया 60, लेकिन अगर लेसी ने भी ये प्रॉपर्टी ऑपरेटिंग लीज भाड़े पे दे रखी है तो इंडिया 40। सो लेसी के बुक्स में जाके चेक करना पड़ेगा। लेसी के बुक्स में जाके ऑपरेटिंग लीज में लेसर का ओनर है और फाइनेंस लीज में लेसी ओनर है। अगर लेसी ये प्रॉपर्टी को भाड़े पे देता है तो इंडिया 40 अप्लाई कर देना, और लेसी अगर खुद के बिजनेस के लिए यूज करता है तो ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस। सो लेसी के बुक्स में इंडिया 16 अप्लाई कर देना। बाकी क्लासिफिकेशन ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंस लीज, ये कहाँ पे होगा, ये इंडिया 40 नहीं करेगा। लीज का क्लासिफिकेशन इंडिया 116 में होगा। कोई सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन है, डिस्क्लोजर ऑफ लीज है, ये सब चीज इंडिया 116 में है। खाली इंडिया 40 डील्स विद मेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। फिर आ गया मिक्स केस, कॉम्प्लेक्स केस। इसमें भी 3 केसेस थे। नंबर 1, अगर प्रॉपर्टी मिक्स्ड है, मिक्स्ड प्रॉपर्टी का मतलब है सेम प्रॉपर्टी इज यूज फॉर ओन बिजनेस, सेम प्रॉपर्टी इज ऑल्सो यूज फॉर ऑल्सो गिवन ऑन रेंटल पर्पस, तो फिर कौन सा इंडिया से अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अपने को स्टैंडर्ड बोलता है अगर प्रॉपर्टी सेपरेबल है, सेपरेट लीगल टाइटल अगर उसका हम दे सकते हैं, इन शॉर्ट अगर सेपरेटली बेची जा सकती है, मैं बेच रहा नहीं हूँ, मैं तो भाड़े पे दे रहा हूँ, लेकिन अगर वो सेपरेबल है तो यूज पोर्शन पे इंडिया 16 और सेपरेबल पोर्शन पे इंडिया 40। लेकिन अगर सेपरेबल नहीं है तो पूरे पे इंडिया 16 अप्लाई होगा। फिर उसके बाद में इन केस ऑफ सेकेंड वाला केस था कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या ट्रीटमेंट करेंगे। होल्डिंग कंपनी वो कंपनी जो कंट्रोल करता है दूसरे कंपनी को, और कंट्रोल होने वाली कंपनी सब्सिडरी। अगर होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के केस में होल्डिंग कंपनी एंड ऑफ द ईयर में 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, एक तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सेकंड बनाएगा कंसोलिडेटेड, जिसमें होल्डिंग अपने साथ अपने सारे सब्सिडरीज को मिला लेगा। सब्सिडरी तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बनाएगा। सो होल्डिंग कंपनी ने अगर सब्सिडरी कंपनी को कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी या सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को प्रॉपर्टी रेंट पे दी, तो जब सीएफएस बनेगा तब ये नहीं बोलेंगे तेरी प्रॉपर्टी मेरी प्रॉपर्टी। जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा जिसमें होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों होंगे तो बोलेंगे हमारा एसेट हमारे बिजनेस में यूज होगा। सो वो केस में सीएफएस में ये जो रेंटेड प्रॉपर्टी है होल्डिंग ने सब्सिडरी को दी, सब्सिडरी ने होल्डिंग को दी, जो विद इन द ग्रुप है, जब सीएफएस बनेगा तो बोलेंगे इंडिया 16 फॉर सीएफएस इंडिया 16। लेकिन होल्डिंग ने सब्सिडरी को दिया या सब्सिडरी ने होल्डिंग कंपनी को कोई प्रॉपर्टी दी और उन्होंने बाहर किसी को ऑपरेटिंग लीज पे अगर वो प्रॉपर्टी दे दी, तो फिर सीएफएस बनाते समय वो प्रॉपर्टी विद इन द ग्रुप नहीं है, ग्रुप के बाहर है, तो वो केस में सीएफएस में भी बोलेंगे इंडिया 40। सो व्हेन इन सीएफएस इंडिया 40 विल अप्लाई व्हेन द प्रॉपर्टी विच वाज गिवन ऑन रेंट बाय होल्डिंग टू सब्सिडरी और सब्सिडरी टू होल्डिंग इज रेंटेड आउटसाइड। यहाँ पे लिख के रखा है मैंने। वी कैन अप्लाई इंडिया 40 इन सीएफएस ऑल्सो when the property is given to third party on rent, that is property is used outside the group। फिर उसके बाद में थर्ड केस था कंफ्यूजन रिगार्डिंग एंसिलरी सर्विसेज। अगर कोई प्रॉपर्टी दी है साथ में कुछ और सर्विसेज भी दी है, जैसे मॉल में शॉप दिया है तो वहाँ पे एस्केलेटर्स, लिफ्ट्स, सेफ्टी गार्ड्स, ये जो रहते हैं, ये सारी जो सर्विसेज मिलती है, तो इसके वजह से कोई स्टैंडर्ड नहीं बदल जाता। ये एक बहुत छोटा सा पार्ट है जो हमने रेंटेड प्रॉपर्टी दिया है ना, उसके साथ में ये सारे एंसिलरी सर्विसेज भी आते हैं। तो ये एंसिलरी सर्विसेज के वजह से अपने को क्लासिफिकेशन चेंज नहीं कर देना है, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, इंडिया 40 अप्लाई होगा। लेकिन होटल बिजनेस में भी रूम सर्विसेज होती है और रूम रेंट होता है, वहाँ पे भी 2 पेमेंट्स आते हैं, रूम रेंट एंड रूम सर्विसेज। लेकिन वहाँ पे इंडिया 40 अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मेरा बिजनेस यही है। तो होटल की बिल्डिंग जो है ना उस पर इंडिया 40 अप्लाई होता है, होटल की बिल्डिंग पे इंडिया 16 होटल की बिल्डिंग पे इंडिया 40 अप्लाई नहीं होता है, होटल की बिल्डिंग पे इंडिया 16 अप्लाई होता है। ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस, क्योंकि ये जो रूम सर्विस का पैसा आएगा और रूम रेंट आएगा ये मेरे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। सो दिस इज इंडिया 16 विल अप्लाई हियर, ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस, ये मेरा बिजनेस ही है। सो ये 3 पॉइंट्स थे मिक्स्ड केसेस में।
दैट इज मिक्स्ड प्रॉपर्टी होगी तो क्या करोगे, CFS में क्या करोगे, और एंसिलरी सर्विसेज में क्या करोगे, अदर देन होटल एंसिलरी सर्विसेज के वजह से क्लासिफिकेशन चेंज नहीं होगा। और होटल वाले केस में तो वो पूरी होटल बिल्डिंग पे ही इंडिया 16 अप्लाई होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग ने क्वेश्चन आंसर्स किए थे, काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर्स किए थे, और ये क्वेश्चन आंसर्स करने के बाद हम लोग आ गए इनिशियल रिकॉग्निशन पे। इनिशियल रिकॉग्निशन सबसे पहले हमने किया इन द बुक्स ऑफ एक्चुअल ओनर, दैट इज प्रॉपर्टी गिवन ऑन ऑपरेटिंग लीज। बुक्स ऑफ लेसर ये एक्चुअल ओनर है। एक्चुअल ओनर प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है बाय इमीडिएट पेमेंट, बाय डिफर्ड पेमेंट और बाय एक्सचेंज ऑफ एसेट। अगर इमीडिएट पेमेंट करेगा सर एक बार, ये अगर प्रॉपर्टी फाइनेंस लीज पे दी है तो किसके बुक्स में जाना है, तो ओनर है लेसी। और ये बहुत सिंपल केस है, लेसी का जो लीज रेंटल्स है ना उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, और वो जो टोटल मारोगे प्रेजेंट वैल्यू का, इन शॉर्ट हायर परचेज की भाषा में कैश प्राइस का टोटल, वो वैल्यू है, वही इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट है। या तो वो ले लेना, या अगर फेयर वैल्यू उससे भी कम है देन टेक फेयर वैल्यू। आई डोंट वांट द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी टू बी इन्फ्लेटेड, सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP और फेयर वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर। वो लेसी के बुक्स का तो हो गया। लेसर के बुक्स में अगर इमीडिएट पेमेंट किया है तो इमीडिएट पेमेंट में क्या क्या चीजें ऐड होगी याद रखना, परचेज प्राइस, इसके साथ नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस लाइक ट्रांसफर ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी नहीं, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, एनी ट्रांसफर चार्जेस। फिर उसके बाद आ गया ब्रोकरेज और एनी अदर एक्विजिशन कॉस्ट। लेकिन अगर कोई एक्सपेंसेस हमने इनकर किया है टू डेवलप द प्रॉपर्टी टू बी गिवन ऑन रेंटल बेसिस, लाइक हम लोग ग्रिल का काम करा रहे, थोड़ा फ्लोरिंग का काम करा रहे, किचन का काम करा रहे, फर्नीचर का काम करा रहे, ताकि फर्निश्ड हाउस देख के ज़्यादा रेंट कमा सके, सो वो सब भी अपने को ऐड करने का। और वो ऐड करने के बाद जो मिलेगा दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, वो इनिशियल रिकॉग्निशन होगा। और उसके लिए एंट्री पास करेंगे हम लोग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन गलती से भी कोई प्रॉपर्टी बनने के बाद प्रमोशनल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, स्टार्टअप और ओपनिंग सेरेमनी कॉस्ट या डे टू डे रिपेयर्स एंड सर्विसेज ये ऐड मत कर लेना, बिकॉज ये सारे के सारे एक्सपेंसेस प्रॉपर्टी रेडी हो चुकी है, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस बिजनेस को चलाने के लिए है या प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए, प्रॉपर्टी को रेडी करने के लिए नहीं है। प्रमोशन बिजनेस चलाने के लिए कि ये प्रॉपर्टी को मैं रेंट पे दूं, इनकम कमाऊं। ओपनिंग सेरेमनी भी उसके लिए ही है। और डे टू डे सर्विसेज, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए। तो ये सारे के सारे एक्सपेंसेस P&L में जाएंगे। लेकिन अगर प्रॉपर्टी डिफर्ड पेमेंट पे ली है तो हायर परचेज का केस है। डिफर्ड पेमेंट पे की है तो मैंने यहाँ पे लिखवा ही दिया है, देख लो, ये पेमेंट है, इसमें से इंटरेस्ट हटा दो और जो अपने को कैश प्राइस मिलेगी प्रिंसिपल अमाउंट, दैट इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू बैंक, इसकी एंट्री आएगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू बैंक। क्योंकि इंटरेस्ट जो हम लोग पे कर रहे हैं ना, दैट इज नॉट फॉर एक्वायरिंग द एसेट, इंटरेस्ट जो हम लोग पे कर रहे हैं दैट इज फॉर डिले इन पेमेंट। क्योंकि हम पेमेंट डिले कर रहे हैं इसलिए हमको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। वो अपना प्रॉपर्टी एक्विजिशन कॉस्ट नहीं है, डिले इन पेमेंट का चार्जेस है, वो P&L में जाएगा, वो डिफर्ड पेमेंट। फिर डिफर्ड पेमेंट के बाद आ गया एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। एक्सचेंज ऑफ एसेट, रिमेंबर रिगार्डिंग एक्सचेंज ऑफ एसेट्स, यहाँ पे मैंने 2 केस बताए थे, एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे थे लेकिन उनको फिर मैंने नेट ऑफ करके यहाँ पे थियरी दी थी। अगर ट्रांजैक्शन हैज कमर्शियल सब्सटेंस, अगर ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस है या ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, अगर ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, हमने एक्सचेंज कमर्शियल मोटिव से नहीं किया है, तो इनकमिंग एसेट टू आउटगोइंग एसेट will be recorded, incoming asset will be recorded at book value of outgoing asset। लेकिन अगर कमर्शियल मोटिव है मेरा तो इनकमिंग एसेट will be recorded at fair value of outgoing asset। आउटगोइंग एसेट की जो फेयर वैल्यू है, इन शॉर्ट कैशबैक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड एसेट एंड डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट इज प्रॉफिट और लॉस। और कैशबैक के जगह पे मैं लिख दूंगा न्यू एसेट, बस सिंपल। न्यू एसेट अकाउंट डेबिट एट फेयर वैल्यू मीन्स सेलिंग प्राइस ऑफ ओल्ड एसेट टू ओल्ड एसेट एट बुक वैल्यू एंड डिफरेंस विल बी ट्रांसफर टू P&L। सो ये हमने एक्सचेंज ऑफ एसेट किया था। और ये सारे एग्जांपल्स जो है ना, 8-9 एग्जांपल्स किए थे, 8 एग्जांपल्स क्लास टेक्स्ट बुक का भी एक क्वेश्चन था, वो क्लैरिटी के लिए तुमको
उससे और तुमको क्लैरिटी आ जाएगी। सो ये हो गया इनिशियल रिकॉग्निशन। इन द बुक्स ऑफ एक्चुअल ओनर में 3 केस बनी। एक्चुअल ओनर मीन्स लेसर, उसमें 3 केस है, बाय इमीडिएट पेमेंट, डिफर्ड पेमेंट, एक्सचेंज ऑफ एसेट। और एज्यूम्ड ओनर लेसी के बुक्स में खाली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, उस पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिकॉग्नाइज हो जाएगी। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन का मतलब है कुछ सालों के बाद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे खर्चा करना, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जिसके वजह से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का कॉस्ट बढ़ सकता है, उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। अगर ये डे टू डे रिपेयर्स मेंटेनेंस है तो पीएनएल में ट्रांसफर कर देना, लेकिन अगर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर में कोई पार्ट, पुराना पार्ट निकाल के उसको रिप्लेस कर रहे हैं तो फिर ये सिचुएशन आएगी। एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट में से डी रिकॉग्नाइज करना, फ्रॉम एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट डी रिकॉग्नाइज कैरिंग अमाउंट ऑफ रिप्लेस पोर्शन प्लस रिकॉग्नाइज कैरिंग अमाउंट ऑफ न्यू पोर्शन। सो डी रिकॉग्निशन ऑफ ओल्ड पोर्शन, उसकी बुक वैल्यू को अगर निकालना है तो पहले से कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन मेथड से अकाउंटिंग करना, ताकि उसका सेपरेट बुक वैल्यू हमारे पास हो। सेपरेट बुक वैल्यू, मैंने सेपरेट बुक वैल्यू पे क्वेश्चन भी करवाया था, देखो ये वाला क्वेश्चन था, बिल्डिंग डेकोरेटेड वॉल्स, इसमें अपने पास है ना सेपरेट बुक वैल्यूज है। सेपरेट बुक वैल्यूज है राइट फ्रॉम बिगिनिंग, ये 40 लाख की जो बिल्डिंग है, राइट फ्रॉम बिल्डिंग 40 लाख की नहीं, 40 करोड़ की जो बिल्डिंग है, उसमें डेकोरेटेड वॉल अलग से रखा है, जो हमने कुछ सालों के बाद रिप्लेस कर लिया, 10 साल के बाद रिप्लेस किया। तो जिस दिन रिप्लेस किया अपने पास इसकी बुक वैल्यू थी, अपने पास इसकी बुक वैल्यू थी। सो 0.40 करोड़ वॉज द बुक वैल्यू। सो डेप्रिसिएशन बाय कंपोनेंट मेथड, डेप्रिसिएशन बाय कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन मेथड फॉलो करोगे तो ये पॉसिबल हो सकता है। सो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में यही करना है, जो ओल्ड पार्ट है उसको बुक वैल्यू से डी रिकॉग्नाइज कर दो और न्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज कर दो। एक बार हो गया, उसके बाद रिवाइज्ड वैल्यू आने के बाद जो आगे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ना, वो रिवाइज्ड वैल्यू पे चार्ज होगा। आफ्टर मेकिंग अबव एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन विल बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। सो ये कंप्लीट रिकैप है तुम्हारे लिए। फिर आ गया मेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हम लोग ईयर टू ईयर जो बैलेंस शीट में शो करेंगे ना, अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होता तो हमारे पास 2 चॉइस थी। इन केस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हमारे पास 2 चॉइस थी। व्हाट वाज द 2 चॉइस? इन केस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हमारे पास 2 चॉइस ये थी कि हम लोग एक बार प्रॉपर्टी को इनिशियल रिकॉग्निशन तो कॉस्ट पे कर लेते हैं, लेकिन जो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन होता है ना, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में अपने को 2 चॉइस मिलती है, आइदर कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। लेकिन मतलब ईयर टू ईयर जो बैलेंस शीट में शो करेंगे ना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, अरे बच्चों समझ रहे हो क्या? ईयर टू ईयर बैलेंस शीट में शो करने के लिए अपने पास 2 चॉइस था, आइदर कॉस्ट मॉडल से जा सकते हैं या रिवैल्यूएशन मॉडल से। लेकिन इंडिया 40 में ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं है, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट्स के लिए रिवैल्यूएशन मॉडल आईसीआई मना करता है। सो हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ने एकदम क्लियर कर दिया है दैट इन्वेस्टमेंट्स के लिए रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई नहीं होगा। वैसे रिवैल्यूएशन मॉडल विल बी अप्लाइड इन केस ऑफ आईएफआरएस। अगर आईएफआरएस में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड करते हो तो वहां पे 2 चॉइस देके रखा है, लेकिन हमारे यहाँ पे 2 चॉइस नहीं है। तुम्हारा ओरिजिनल कॉस्ट, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, कैरिंग अमाउंट, अगर रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से कम है तो एक इम्पेयरमेंट लॉस बुक कर सकते हैं। यू कैन बुक 1 इम्पेयरमेंट लॉस, लेकिन अगर वैल्यू बढ़ गई तो वो बढ़ी हुई वैल्यू को तुम खाली नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज कर सकते हो, अकाउंटिंग में नहीं ला सकते, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स क्रिएट नहीं कर सकते। अगर इम्पेयरमेंट हो गया ना, इम्पेयरमेंट इज नथिंग बट बुक वैल्यू से कम मार्केट में उसकी रिकवरेबल अमाउंट, तो जैसे डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करते डेप्रिसिएशन टू एसेट, वैसे ही इम्पेयरमेंट लॉस टू एसेट एंड पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इम्पेयरमेंट लॉस, ये 2 एंट्री पास करके इम्पेयरमेंट लॉस बुक हो सकता है। डाउनवर्ड जा सकते हैं, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, अगर इम्पेयरमेंट होता है तो डाउनवर्ड वाली वैल्यू को रिकॉर्ड करना अलाउ करता है, लेकिन हायर वैल्यू अलाउ नहीं करता, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स क्रिएट करना अलाउ नहीं करता। हाँ, हायर वैल्यू का हम लोग शो कर सकते हैं जब रिवैल्यूएशन होता है ना, अगर वैल्यू बढ़ गई तो उसको हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज कर सकते हैं। अच्छा, ये जो फेयर वैल्यू हम लोग निकालते हैं ना, फेयर वैल्यू जो मेजर करते हैं, जिससे अपने को पता चलता है कि इम्पेयरमेंट हो गया कि रिवैल्यूएशन हो गया। इम्पेयरमेंट हो गया तो हम लोग इम्पेयरमेंट लॉस बुक कर लेते हैं, लेकिन अगर हायर वैल्यू जा रही है तो नोट्स टू अकाउंट्स में लिखते हैं। तो ये जो फेयर वैल्यू है ना, ये फेयर वैल्यू जो है ये एज पर गाइडेंस गिवन इन
इंड एस 113, और वो गाइडेंस को फॉलो करके भी फेयर वैल्यूएशन कंपिटेंट वैल्यूअर ही करेगा, ऑथोराइज्ड वैल्यूअर करेगा। अगर वैल्यूअर कोई रिलायबल एस्टिमेट नहीं कर पा रहा है तो उसका रीजन बताएगा। ये आपने कोई कंपिटेंट वैल्यूअर से नहीं करवाया ना फेयर वैल्यूएशन, तो वो भी हमको डिस्क्लोजर में देना पड़ेगा। और जब फेयर वैल्यू निकालते हैं ना तो वो पूरी प्रॉपर्टी की होती है, उसमें फिर एक एक नया एक एक पार्ट को तुम अलग से नहीं बोल सकते कि इसका अमाउंट बाकी रह गया। फेयर वैल्यू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की निकालनी, दैट इंक्लूड्स ऑल एवरीथिंग which is there inside that investment property. So this was about measurement of investment property, that investment property will be measured at cost only. Investment property will be measured at cost only. इसको हम लोग कॉस्ट पे ही मेजर करेंगे। रिवैल्यूएशन रिजर्व्स क्रिएट नहीं कर सकते। इन शॉर्ट, जो हायर वैल्यू अपवर्ड रिवैल्यूएशन इज नॉट अलाउड। हाँ, डाउनवर्ड को इम्पेयरमेंट बोलते हैं। अगर इम्पेयरमेंट है तो इम्पेयरमेंट लॉस बुक हो सकता है। अकाउंटिंग फॉर रीवैल्यूएशन नहीं होगी, नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर होगा। फिर आ गया ट्रांसफर। पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पहले हम लोग हमारा एसेट हमारे खुद के बिजनेस के लिए यूज कर रहे थे, अब हम उसको रेंट पे देना चाहते हैं, तो ये ट्रांसफर का केस बन गया। हम बिल्डर है, पहले हमने प्रॉपर्टी बेचने के लिए रखी थी, अब उसको भाड़े पे देना चाहते हैं, तो इंडियस 2 से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी करते हैं। पहले हम लोग रेंट पे दे रखे थे, अब वो प्रॉपर्टी को खुद यूज करना चाहते हैं, तो वो इंडियस 40 से इंडियस 16 करते हैं। पहले हमने रेंट पे दे रखी थी, अब हम लोग बिल्डर है, उसको बेचना चाहते हैं, तो इंडियस 40 से इंडियस 2 इन्वेंट्री बन गया। तो ये ट्रांसफर केस में कोई जर्नल एंट्री नहीं पास करनी, सिर्फ क्लासिफिकेशन चेंज होगा, उसका बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर चेंज हो जाएगा। करंट से नॉन करंट या पीपी से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ओनली डिस्क्लोजर विल चेंज एंड ट्रांसफर विल बी मेड एट कैरिंग अमाउंट। जिस दिन ट्रांसफर करे उस दिन बुक्स में जो वैल्यू है वो वैल्यू पे ट्रांसफर होगा, कोई जर्नल एंट्री नहीं पास करनी है। जो बुक्स में वैल्यू उस पर ट्रांसफर कर दो, ट्रांसफर हो जाने के बाद नया इंडियस अप्लाई हो जाता है, फिर रूल्स ऑफ न्यू इंडियस विल अप्लाई। ये थे ट्रांसफर केसेस। ट्रांसफर केसेस के बाद आ गया डिस्पोजल। डिस्पोजल में अगर डिस्पोजल बाय ओनरशिप है, तो वो केस में बैंक अकाउंट डेबिट, नेट सेलिंग प्राइस। नेट सेलिंग प्राइस का मतलब है सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेंस टू सेल टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बुक वैल्यू, है ना, कोई भी डिफरेंस आएगा तो P&L। लेकिन अगर फाइनेंस लीज पे दे रहे हैं तो लेसी अकाउंट डेबिट फेयर वैल्यू टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बुक वैल्यू एंड एनी डिफरेंस ट्रांसफर टू P&L। और अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फ्यूचर डेट में पेमेंट लेंगे, डिफर्ड क्रेडिट पे बेच रहे हो, तो हायर परचेस वाली एंट्रीज आ जाएगी। ये पूरा हायर परचेस का ही एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दे दिया है तुम लोगों को। आई हैव गिवन अ कंप्लीट प्रॉब्लम ऑन हायर परचेस। सो सेल की एंट्री, एक तो उसमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की सेलिंग प्राइस कैसे आइडेंटिफाई करोगे। जो प्रॉब्लम में कलेक्शन दिया हुआ है ना, कलेक्शन में से इंटरेस्ट हटा दो, जो बैलेंस बचेगी वैल्यू वो सेलिंग प्राइस है। वो सेलिंग प्राइस को कंपेयर करो बुक वैल्यू ऑफ एसेट से, जो भी डिफरेंस आएगा प्रॉफिट लॉस। इन शॉर्ट, सेलिंग प्राइस ऑफ एसेट, ये जो सेलिंग प्राइस ऑफ एसेट है ये तुमको कैसे मिलेगा। एसेट का सेलिंग प्राइस तुमको कलेक्शन, जो अमाउंट कलेक्ट करने वाले उसमें से इंटरेस्ट डिस्काउंट करोगे, फिर जो वैल्यू बचेगी वो सेलिंग प्राइस है। बस बाकी तो एंट्रीज तो हायर परचेज की पास कर ही लोगे। रिगार्डिंग डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर में पॉलिसी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, अकाउंटिंग पॉलिसी। बैलेंस शीट में कॉस्ट मॉडल, नोट्स टू अकाउंट्स में फेयर वैल्यू, रेंटल इनकम जो कमाया ड्यूरिंग द ईयर, कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डे टू डे रिपेयर्स मेंटेनेंस एक्सपेंसेस इनकर किया, लेकिन इसमें भी दो ब्रेकअप है, दैट इज एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड इनकम जनरेटेड। एक्सपेंसेस इनकम एंड इनकम नॉट जनरेटेड। और डिस्क्लोजर में चाहिए डेप्रिसिएशन मेथड, यूजफुल लाइफ, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन या फेयर वैल्यू मेजरमेंट। अगर कोई प्रोफेशनल ने नहीं किया है तो रीजन देना पड़ेगा, उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। एंड लास्टली एक रिकंसिलेशन, ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू के बीच का रिकंसिलेशन। ओपनिंग वैल्यू था ये, क्लोजिंग ये है, क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर एडिशन हुआ है, कुछ प्लस और माइनस करेंगे ट्रांसफर केसेस, कुछ बेचा है, उसके वजह से क्लोजिंग वैल्यू यह है। सो एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ये भी अपने को डिस्क्लोजर में देना पड़ेगा। सो बच्चों ये कंप्लीट रिवीजन है, दिस इज माय कंप्लीट रिवीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये स्टैंडर्ड का कंप्लीट रिवीजन है। सो ये जब भी कुछ दिनों के बाद, कुछ मंथ्स के बाद, जब भी तुमको ये लेक्चर वापस से ये टॉपिक देखना होगा, तो ये मेरा कंप्लीट रिवीजन लेक्चर देख लेना। ये लास्ट लेक्चर ही होता है मोस्टली।
सो लास्ट लेक्चर में जाके कंप्लीट रिवीजन लेक्चर देख लेना, सो उससे तुमको रिकैप हो जाएगा।